वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। अपन पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ लिया था मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु भी अपने पढ़ लिया था। और मीटर ब्रिज के बाद में अपन ले रहे हैं यहाँ पे आज पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। पोटेंशियोमीटर में देखो अपने को कितने काम करना है मैं बता दूं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मीटर ब्रिज की तरह छोटा नहीं है ये। सबसे पहले अपन विभव मापी देखेंगे क्या है, उसकी बनावट देखेंगे, उसका सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद में अपन विभव मापी के अनुप्रयोग देखने वाले हैं, जिसमें अपने पास में अनुप्रयोग बुक में करीब 5-6 दे रखे हैं, तो अपन उन सारों पर विचार करने वाले हैं। बड़ा टॉपिक है और इस चैप्टर का एक तरीके से देखें तो काफ़ी 30-40% पार्टीशन ये कवर करता है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। विभव मापी ये अपने केवल थ्योरी में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी यूज आने वाला है। प्रैक्टिकल में भी अपने 2-3-4 प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर पे हैं, 1-2 मीटर ब्रिज पे हैं, तो अपने इस चैप्टर का जो है कंट्रीब्यूशन केवल थ्योरी में नहीं है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल में भी है। तो अपन बात कर रहे हैं विभव मापी की। क्या है विभव मापी? जैसा कि नाम इसका है विभव मापी पोटेंशियोमीटर, यानी ये विभव का मापन करेगा। क्या नापेगा? विभव मापेगा, विभव का मापन करेगा। आपको पता होगा विभव का मापन वोल्ट मीटर द्वारा भी होता है। एक वोल्ट मीटर भी क्या नापता है? विभवांतर का मापन करता है। लेकिन अगर अपन बात करें वोल्ट मीटर की, तो ये विभवांतर का एग्जैक्ट मान नहीं मेजर करेगा, जबकि विभव मापी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ऐसा क्यों है तो देखते हैं अपन। एक वोल्ट मीटर को यदि मैं किसी रेजिस्टेंस से पैरेलली जोड़ के इस पर विभव पतन ज्ञात करना चाह रहा हूँ, ये है प्रतिरोध, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन ये कहेंगे यहाँ पे जंक्शन पे धारा का कुछ भाग वोल्ट मीटर में भी जाएगा। तो यहाँ मैंने मान लो कह दिया ये कोई IG है या IV कह सकते हैं, तो ये हुई I माइनस IG, ठीक है। और जब अपन कह रहे हैं ये वोल्ट मीटर नहीं जुड़ा है, यानी केवल रेजिस्टेंस से I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो विभव पतन है वो कितने का है? V बराबर IR का है, यानी हमें मेजर करना है IR। विभव कितना नापना है अपने को? IR के इक्वल्स। जबकि जब आप वोल्ट मीटर जोड़ रहे हो तो अपन विभव क्या नाप रहे हैं? जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है इसकी, वो है I माइनस IG इंटू R, यानी अपन कहते हैं कुछ कम नापेगा। वोल्ट मीटर विभव का मान कुछ कम माप पाता है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर इस मापन में कुछ धारा का यूज कर लेता है। अब अपन ये कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल कब होंगे? तो एग्जैक्टली इक्वल तभी होंगे जब IG क्या हो? 0 हो। जब IG 0 होगा तो ये होगा। और हम ये कहेंगे कि वोल्ट मीटर यदि धारा 0 प्रयुक्त करता है तो वोल्टता या अपन कहते हैं विभवांतर बिल्कुल शुद्ध रूप से नापेगा, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि वोल्टमीटर धारा का कुछ ना कुछ अंश यूज जरूर करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये विभव का मान या विभवांतर का मान किन्हीं भी दो सिरों के मध्य एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे IG 0 नहीं है। विभव मापी काम करता है जीरो डिफ्लेक्शन पे, यानी शून्य विक्षेप पे, यानी उस कंडीशन में धारा नहीं ली जाए तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अपन कहते हैं विभव मापी विभवांतर का मान एग्जैक्टली माप पाएगा। दूसरा हम ये कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। इसका मेजरमेंट भी अगर मैं कहूँ तो वोल्ट मीटर द्वारा संभव नहीं है। वोल्ट मीटर केवल टर्मिनल वोल्टता नापेगा, EMF मेजर नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है EMF इजिकल्स V प्लस IR, तो वोल्ट मीटर केवल ये मेजर कर सकता है। जैसे कोई एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो इनके बीच में यदि आप वोल्ट मीटर को जोड़ते हो तो सेल से धारा ली जाती है, और जब सेल से धारा ली जाएगी तो टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता EMF नहीं टर्मिनल वोल्टता होगी। इसलिए अपन EMF मेजरमेंट कभी भी वोल्ट मीटर से नहीं कर पाएंगे। वोल्ट मीटर केवल टर्मिनल वोल्टता नापेगा, EMF नहीं माप पाएगा। बिल्कुल क्लियर बात है। तो इसलिए अपन कहते हैं EMF का मेजरमेंट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा विभव मापी। अब देखो विभव मापी ऐसा क्यों और कैसे कर पाता है, तो देखें।
देखो विभवमापी काम करता है शून्य विक्षेप पर, यानी विभवमापी, एक मिनट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि विभवमापी क्या है, कैसी डिवाइस है। ये तो हमने देख लिया विभवमापी क्या करता है। अभी विभवमापी विभव का मापन करता है, जो वोल्ट मीटर नहीं कर पाता है। ईएमएफ मेजर करता है, जो वोल्ट मीटर नहीं माप पाता है। वोल्ट मीटर जो विभव पतन नापेगा, वोल्टेज ड्रॉप मापेगा, वो इतना एग्जैक्ट नहीं होगा जितना विभवमापी। आगे अपन पढ़ेंगे किसी वोल्ट मीटर का अंश शोधन विभवमापी द्वारा कैसे किया जाता है, यानी वोल्ट मीटर कितना गलत मापता है, उस अंश का शोधन हम किससे करेंगे, विभवमापी से करेंगे, करेक्शन करेंगे, उसमें कर्व भी लेंगे उसके लिए। अब अपन देख रहे हैं अभी विभवमापी की बनावट क्या होता है, विभवमापी कैसा होता है। तो आप देखो ये इस तरीके से एक लकड़ी का बोर्ड है, जिस पर अपन कहते हैं 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन वायर लगा होता है। जैसे ये कोई एक पॉइंट हो गया ए, इधर अपन बी बता देंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मीटर लंबा एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर एक लकड़ी के बोर्ड पर दो पेच ए और बी या संयोजक कह दो इनके मध्य जुड़ा रहेगा। और या फिर दूसरा ऑप्शन अपन ये कह सकते हैं कि भाई 10 मीटर लंबा वायर नहीं लेके आप 1-1 मीटर के 10 टुकड़े ले लो। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे 10 वायर के मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर के पीस ले लो और उनको सीरीज में जोड़ दो। जैसे ये लिया और एक कॉपर की पत्ती से इसको दूसरे वाले वायर से हमने जोड़ दिया है, फिर तीसरा चौथा इस तरीके से करके। तो कॉपर की मोटी पत्तियों से 1-1 मीटर के 10 टुकड़ों को आपने सीरीज में जोड़ दिया एक लकड़ी के बोर्ड पर, और ये अरेंजमेंट आपका हो गया पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। एक इसमें स्केल बता दो, ये स्केल हो जाएगी मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल में 0 to 100 रहेगा और इधर 0 to 100 विपरीत दिशा में भी रहेगा। यहाँ 50 है, इसका भी यहाँ 50 है। ये 0 to 50 100, ये 0 to 50 100। इस तरीके से एक मेजरिंग स्केल भी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो ये पोटेंशियोमीटर हो जाता है। अब यहाँ से हम इसमें कनेक्शन ए और बी में करते हैं, दो सर्किट जोड़ते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सर्किट में तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप एक बैटरी ले लो, एक की ले लो और एक रियोस्टेट। ओके, तो ये तो हुआ प्राइमरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में अपन ये देखते हैं कि आपको ईएमएफ मेजर करना है, किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, वोल्ट मीटर अंशोधन करना है या अमीटर अंशोधन करना है, उस बेस पे अपन देखेंगे, या ईएमएफ कंपैरिजन करना। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि भाई आपका सेकेंडरी सर्किट क्या होगा। ये अपने रियोस्टेट की हो गई, बैटरी हो गई। बैटरी को अपन ईपी बता देते हैं, प्राइमरी ईएमएफ सोर्स। ये हो जाता है प्राइमरी ईएमएफ सोर्स। पोलरिटी ये हो ही गई, प्लस माइनस, जिसको अपन ए मानेंगे उसको पॉजिटिव पे रखेंगे और जिसको बी मानेंगे उसको नेगेटिव पे की और रियोस्टेट से होते हुए। तो इस तरीके से अपन कह रहे हैं एक लकड़ी के बोर्ड पर आपने विभव मापी की बनावट देख ली, जिसमें 10 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन वायर, या तो सीधा आप एक वायर कंप्लीट इस तरीके से ले लें, और या फिर मैंने कहा जैसे सीधा सीधा आप 1-1 मीटर के 10 टुकड़े ले लें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के वायर के, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन ये मिश्र धातु है और इसका इकाई लंबाई के तार का प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है सामान्य तार के बजाय। तो ऐसा अपन कह रहे हैं आपने क्या ले लिया, एक तार ले लिया, या यूँ समझ लीजिए आपने 10 ऐसे टुकड़े ले लिए जिनको सीरीज में कॉपर की पत्तियों द्वारा जोड़ दिया। सीरीज देख ही रहे, ये पहला पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, इस तरीके से आपने सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये सारे ऐसा अपन नहीं कर रहे हैं, हम इसको सीरीज में जोड़ रहे हैं और 10 मीटर लंबा अपन वायर काम में ले रहे हैं।
अब इसमें अपन सेकेंडरी सर्किट किस तरीके से जोड़ेंगे, विभवमापी का सिद्धांत क्या होगा, ये सारा कुछ अपन अगले भाग में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देख लीजिए इसकी बनावट क्या है और विभवमापी क्या है। तो हमने कहा विभवमापी एक ऐसी युक्ति है जो ईएमएफ, सेल का ईएमएफ या अपन कहें विभव का मापन, विभवांतर का मापन करता है। और वोल्ट मीटर अपन कहते हैं विभवांतर का मापन शुद्धता से नहीं कर पाता, क्योंकि वो धारा का कुछ भाग यूज कर लेता है, जिस वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो मेजर करना होता है उससे थोड़ा वो कम माप पाता है। जबकि विभवमापी जीरो डिफ्लेक्शन पर काम करता है, इसलिए ये क्या करेगा, शुद्धता से विभवांतर का मापन कर लेगा। और दूसरा मैंने कहा ईएमएफ भी ये मेजर कर लेता है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करता है। और सेल से धारा जब नहीं ली जाती है तो अपन कह सकते हैं उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, ईएमएफ होता है। लेकिन अगर अपन बात करें किसी सेल के टर्मिनलों के बीच की वोल्टेज, जबकि उससे धारा ली जाए, क्योंकि वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है वो धारा यूज करेगा। तो यही कारण है कि विभवमापी शुद्धता से मापन करता है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन पर करता है। और वोल्टमीटर नहीं माप पाता क्योंकि वो धारा का यूज करता है, जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क नहीं करता है। अब जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क करना मतलब क्या, तो ये अभी अपन सिद्धांत में और इसमें जिस जिस तरीके से अपन इसके ऐप समझेंगे उससे आपको और समझ में आता जाएगा। तो ये होता है आपके विभवमापी की बनावट। किसी सर्किट को अपन जैसे मान लो ये आपने बनाया, तो बार बार जब आप विभवमापी का परिपथ बनाओगे तो इतना सब कुछ नहीं बता के इस पूरे को एक ए बी तार से शो कर दोगे, यानी इसका सिमिलर सर्किट शॉर्टली मैं कहूँ तो ये है। ये अपन ऐसे विभवमापी बता देंगे। एक इसमें जोकी का अरेंजमेंट रहता है जो यहाँ पे अटैच होगी, वो सेकेंडरी सर्किट में होगा। कईयों पे क्या है, यहाँ पे एक जोकी ट्रायंगल करके बना रखी होती है, वो भी है। तो यहाँ से हमने ये कह दिया, एक आपने प्राइमरी सेल बॉक्स ले लिया या प्राइमरी आपने सोर्स ले लिया, ये रियोस्टेट ले लिया, ये इसका प्राथमिक परिपथ है। ये क्या है, इसका प्राथमिक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ में मान लो जिस सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है वो आपने यहाँ पे जोड़ दिया और उसको आपने गैल्वेनोमीटर से होते हुए जोकी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ अपन ये जोकी है, ये एक स्टिक टाइप होगी इस तरीके से, पहले भी बताया था मैंने। आगे अपन कहते हैं इसमें थोड़ा धारदार पार्टीशन होता है, जिससे अपन वायर पे बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट बता देंगे कि भाई यहाँ पे हमने इसको टच किया है। तो ये वो सेल है जिसका ईएमएफ आपको ज्ञात करना है, ये द्वितीयक परिपथ रहेगा। कभी भी प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा द्वितीयक परिपथ में आएगा। ये थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अपन सर्किट बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये बताया आपको प्राइमरी सर्किट जोड़ के, तो वो इतना ही शो होगा। बाकी का सारा पार्टीशन सेकेंडरी सर्किट में वो डिपेंड करता है कि आप इससे क्या ज्ञात करना चाहते हैं, उस बेस पे अपन सेकेंडरी सर्किट बना पाएंगे। तो ये आपके रियोस्टेट की और एक सेल बॉक्स, प्राइमरी सेल बॉक्स, या अपन कह सकते हैं एक ईएमएफ सोर्स अपने पास होना चाहिए जो ए बी पर एक तरीके से ए से होते हुए सीरीज में ई पी के आर एच बी तक होते हुए जुड़े हुए। तो तार ए बी पर प्राथमिक सेल द्वारा वोल्टता आरोपित की जाती है, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा है और उसमें धारा को वेरी करने के लिए, धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। तो ये हुआ अपने विभवमापी। अभी अपन ये देखते हैं कि भी विभवमापी का सिद्धांत वगैरह क्या है, तो वो भी अपन देख लेंगे। अभी एक इसमें देखो विभवमापी में एक अहम वर्ड आता है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है थोड़ा समझ लेना। देखो विभवमापी का जो तार है उसकी लंबाई मान लीजिए L है, कैपिटल L। विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल L और उसका रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ कैपिटल R है। विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार की लंबाई मैंने मान ली कैपिटल L और उसका प्रतिरोध मान लिया मैंने कैपिटल R। तो विभव प्रवणता एक तरीके से हो जाता है एकांक लंबाई पर विभव पतन। विभवमापी, वैसे इसको x से शो करेंगे अपन, विभवमापी के तार पर एकांक लंबाई पर विभव पतन, ये होता है आपके x। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ एकांक लंबाई का प्रतिरोध नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एकांक लंबाई पर विभव पतन कह रहा हूँ। तो अपन कह रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल जो आपका ए बी वायर है इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है भाई, जब मैंने यहाँ पे ईपी बैटरी जोड़ रखी है, जबकि यही सर्किट था आपने,
ये ईपी बैटरी थी, ये के, ये आर एच। फिलहाल मैं आर एच को एक बार 0 स्टेबल करता हूँ, तो मैं कहूँगा ए बी पर जो आपने प्राइमरी सेल बॉक्स लगाया उसके बराबर ही विभवांतर होगा, तो मैंने कह दिया ईएमएफ। और टोटल कितनी लेंथ एल, तो ये कह दिया एल। और ईएमएफ इजिकल्स फ्लोइंग करंट यदि आई है तो आई आर बाई एल। अब देखो विभव प्रवणता क्या है, एकांक लंबाई पर पोटेंशियल ड्रॉप। विभव मापी के तार पर एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन होता है उसको कह रहे हैं अपन विभव प्रवणता। तो ये हो जाता है ई बाई एल, मात्रक हो जाएगा वोल्ट बाई मीटर। तो ये है विभव प्रवणता। इस विभव प्रवणता को अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भी आपका जो सर्किट है वो किस पोजीशन में है। कई बार अपन ये भी कहते हैं, जैसे आपने ये ई इजिकल्स आई आर बोला है, यहाँ पे आर जो आपका रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो मान लो 0 पर है, तब की ये बात है, क्योंकि ये कैपिटल आर क्या है, ये कैपिटल आर है आपके विभव मापी के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। अब अपन ये कह रहे हैं अगर विभव मापी के तार के प्रतिरोध के अलावा भी कोई रेजिस्टेंस है तो वो भी ऐड होने होंगे इसमें, ठीक है ना भाई, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जब रियोस्टेट आपके 0 पर सेट है तो ये विभव प्रवणता हो जाएगी कि x बराबर EMF बाई एल या IR बाई एल। अब इसका यूज क्या है तो वो भी आप देख लो। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं विभव मापी, विभव मापी में आपको मैं समझा रहा हूँ विभव मापी का सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो प्रिंसिपल क्या है वो समझने के लिए पहले विभव प्रवणता समझनी जरूरी थी, वो मैंने आपको बता दिया। विभव प्रवणता क्या है, विभव मापी के तार पर एकांक लंबाई पर, विभव मापी के तार के लिए एकांक लंबाई पर विभव पतन ही विभव प्रवणता कहलाता है। यानी ए बी तार पर कितना ईएमएफ आपने डाला, मान लो ई डाला, उसकी लंबाई कितनी एल, तो एकांक लंबाई पर विभव पतन हो गया ई बाई एल। क्योंकि एल लंबाई पर विभव पतन कितना था ई, तो एकांक लंबाई पर विभव पतन ई बाई एल। अब ई क्या है तो वो अपन कह देंगे आई आर है, को केस वाइज हो जाएगा, आई आर प्लस आर है, को स्मॉल आर आप जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो भी अगर है तो वो भी ऐड हो जाएंगे इसमें। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत क्या है। तो देखो सिद्धांत के लिए ऐसी बात है, हमें पहले एक बार इसकी प्रोसेस देखनी पड़ेगी कि ये ईएमएफ मेजर कैसे करता है, तभी अपन इसका सिद्धांत बता पाएंगे। सिद्धांत वैसे अगर मैं लाइन टू लाइन बताऊं तो लाइन टू लाइन सीधी सीधी विभव मापी का यही सिद्धांत है कि आप यदि इस विभव मापी से अज्ञात ईएमएफ ज्ञात करना चाहते हैं तो वो कैसे ज्ञात होगा, या विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे होगा। विभव मापी में जो आपने प्राइमरी सर्किट बनाया है वो एक्चुअली एक वेरिएबल पोटेंशियल अरेंजमेंट है। ये जैसे अपन ने बात करी, ये मान लीजिए प्राइमरी इसका सर्किट है। तो एक तरीके से जब आप इसको वेरी करते हो आई को, यानी धारा जब आप बदलते हो रियोस्टेट की सहायता से, तो एक तरीके से ए बी पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, चेंज होगा, वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा। यानी वी ए सी क्या है, वी ए सी वेरिएबल है इस रियोस्टेट के कारण। तो इस पूरे अरेंजमेंट को मैं क्या कहूँ, इस पूरे अरेंजमेंट को मैं ये कहूँगा कि आपके पास परिवर्ती विभव की व्यवस्था है। मतलब आप ए बी पर विभव को परिवर्तित कर सकते हैं, और परिवर्तित करके अपन क्या करते हैं, अज्ञात जो आपका ईएमएफ है उससे इसकी तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। और नो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन का मतलब कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे कि अपने यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स यानी एक सेल ले लिया जिसका आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जैसे ईएमएफ ज्ञात करना है। तो अपने पास में ये तो चलो वी ए सी यहाँ से मैंने एक बार स्टेबल कर दिया। अब अगर मैं इस जोकी को यहाँ टच कराता हूँ, ठीक है, देखो वी ए सी क्या है, ये सी संतुलन बिंदु है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी नहीं। वी ए बी तो इससे वेरी हो रहा है, वी ए सी का मतलब ये संतुलन बिंदु से है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भी वी ए सी, जैसे मैंने कहा वी ए सी, ये डिपेंड करता है सी पर। जैसे आप इसको स्लाइड करा रहे हो या अपन जोकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करा रहे हैं, तो वी ए सी क्या है, वी ए सी है वेरिएबल, वी ए सी क्या है
वेरिएबल है क्योंकि सी पॉइंट आप अलग अलग जगह पे ले रहे हो। एक देखो वी ए बी को आपने फिक्स कर दिया रियोस्टेट की सहायता से, ठीक है। इसके बाद में फिक्स करने के बाद जब आप जोकी से इसको अरेंजमेंट देते हो, सी को अलग अलग पॉइंट पे देते हो, तो अपन ये कहेंगे कि भाई सी पर जब आप अलग अलग टच करा रहे हो तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई वी ए सी जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि सी को आप इधर लोगे उधर लोगे तो चेंज तो आना ही है। वी ए सी क्या है, वी ए सी है आपका एक्सएल, ये मान लीजिए एल है, आपने कोई एल लेंथ पे आपने जूकी को टच कराया, तो अपन ये कह रहे हैं वी ए सी इजिकल्स क्या हुआ, एक्सएल हुआ। एक्सएल कैसे हुआ, एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना एक्स, तो एल लंबाई पर विभव पतन कितना होगा एक्सएल, सिंपल सी बात। एकांक लंबाई पर विभव पतन एक्स, तो एल लंबाई पर विभव पतन कितना हो गया एक्सएल हो गया। अब ये एक्सएल अपन कहते हैं जब आप सी को वेरी कराओगे तो एल के साथ ही वेरी है, एक्स कांस्टेंट है, लेकिन वी ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो अपन कह रहे हैं सी तक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ए सी लंबाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो वोल्टता है ये एल पर डिपेंड करिए। अगर आप एल को वेरी करते हो तो ये जो आपका पोटेंशियल है ए और सी के बीच का ये भी चेंज होगा। अब यहाँ पे वी ए सी की बात करें तो इस सेल की अगर मैं बात करूँ तो अपन कहेंगे यहाँ पे एक तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है, और अगेंस्ट होने का मतलब ये ईएमएफ और ये वी ए सी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होने के कारण ये एक तरीके से तराजू टाइप हो जाता है। एक तरफ ये है वी ए सी और एक तरफ ईएमएफ है, दोनों में से अपन कहते हैं जब तक बराबर बैलेंस नहीं आएगा तब तक गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं बताएगा। यानी अगर वी ए सी बड़ा है ईएमएफ से तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन बताएगा, वी ए सी छोटा है ईएमएफ से तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन बताएगा। और जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो जीरो डिफ्लेक्शन तभी होगा जब वी ए सी क्या होगा, इस ईएमएफ के बराबर होगा, और यानी ईएमएफ इजिकल्स क्या हो जाएगा एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि वी ए सी किसके बराबर था, एक्सएल के बराबर था। तो वापस इसको समझ लें एक बार। देखो सबसे पहले हमने ये कह दिया आपके पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट आर एच चेंज करने से आपका वी ए बी चेंज हो जाएगा। पहले शायद हमने वी ए सी बोल दिया था, ए सी ये वाला है। वी ए बी अपन कहते हैं पोटेंशियल ए बी के बीच में रियोस्टेट से चेंज, ये मैंने मान लो एक बार फिक्स कर दिया। तो कहने का मतलब अब अपन कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो ये है वी ए सी, ये मान लो मैंने ऐसे कह दिया, ये है वी ए सी जो वेरिएबल है किसके कारण, इसके कारण नहीं, जोकी के कारण। जब आप जोकी को अलग अलग पॉइंट पे टच कराओगे तो अपन कहेंगे वी ए सी का मान क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज वी ए सी इज एक्सएल। तो ये सी पॉइंट जहाँ रखा जाएगा उसके बेस पे एल चेंज होगा, और उसके बेस पे एल चेंज होगा तो वी ए सी भी चेंज होगा। यानी यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है लेकिन एल वेरिएबल है, तो एल वेरिएबल है तो वी बी वेरिएबल होगा। अब इस ये मान लीजिए ए है और ये सी है, इन पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, और इधर अपने ये ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, गैल्वेनोमीटर ये बताएगा भी जीरो डिफ्लेक्शन कब है, तो जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन पर होगा तो अपन ये कहेंगे जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन पर होगा तो यहाँ पे फ्लोइंग करंट आई जीरो होगा, यानी ना तो इससे इधर ना इससे इधर कोई तरह की धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखो यहाँ पे तीन केस है, अगर वी ए सी इज ग्रेट देन ई एम एफ तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दर्शाएगा, ठीक है। और अगर वी ए सी इज लेस देन ई एम एफ हुआ तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दर्शाएगा। मान लो इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कोई लेफ्ट साइड बता रहा है तो इसमें राइट साइड डिफ्लेक्शन बताएगा, क्योंकि धारा जब वी ए सी बड़ा होगा, देखो जब ये केस है तो अपन कहेंगे धारा इस तरीके से प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से प्रवाहित होने का मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर मान लो यहाँ जुड़ा है, ये अपने गैल्वेनोमीटर हो गया, तो गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा है तो डिफ्लेक्शन किस साइड आएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर ऐसे शो करेगा इस साइड, ये डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। और अब इसके विपरीत अगर ये बड़ा होगा तो धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर विपरीत साइड में डिफ्लेक्शन बता देगा। लेकिन अपन कह रहे हैं दोनों ही कंडीशन में जीरो डिफ्लेक्शन की बात तो नहीं हुई ना, लेकिन जीरो डिफ्लेक्शन कब होगा, जीरो डिफ्लेक्शन तब होगा जब अपन कहेंगे गैल्वेनोमीटर जीरो बताएगा और उस कंडीशन में फ्लोइंग करंट क्या है, जीरो, और फ्लोइंग करंट जीरो होने का मतलब ईएमएफ किसके बराबर है, वी ए सी के बराबर है। तो अपन कहेंगे वी ए सी इज इक्वल टू ईएमएफ, तब अपन कहेंगे क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति है। और इस स्थिति में अपन कहेंगे सॉरी वी ए सी इज इक्वल्स ई एम एफ इज इक्वल्स एक्सएल। ये इसका ईएमएफ मेजर करने का प्रोसेस है। अब सिद्धांत क्या हुआ,
सिद्धांत ये हुआ कि आप ज्ञात परिवर्ती विभवांतर की तुलना अज्ञात विभवांतर या ईएमएफ से करके अज्ञात को ज्ञात कर लेते हैं। समझ आ रहा है? विभव मापी का सिद्धांत क्या है? विभव मापी में अपन क्या करते हैं, ईएमएफ या विभवांतर नापते हैं। तो ये कैसे नापते हैं? ये अपन करते हैं जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? तो अपन ये कहते हैं कि आप परिवर्ती, ये है परिवर्ती विभवांतर की तुलना, परिवर्ती ज्ञात, ये तो ज्ञात ही है, एक्सएल और एल अपने पास पता है, एक्स अपने पास पता है, तो ये तो ज्ञात है। तो वी ए सी क्या हुआ? ज्ञात परिवर्ती विभवांतर या ईएमएफ कह सकते हैं। और इसकी अपन तुलना किससे कर रहे हैं? मान लो ये ईएमएफ है, वोल्ट तक कह दो, विभवांतर कह दो, ये भी एक तरह का विभवांतर ही है। सेल से अपन कहते हैं ईएमएफ किसको कहते हैं? सेल के टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर, जबकि सेल से धारा नहीं ली जाए तो विभवांतर या ईएमएफ वर्ड आप यूज कर पाएंगे। यहाँ अपन कहेंगे अज्ञात, परिवर्ती नहीं है, अपरिवर्ती है, ये फिक्स है। इससे अपन तुलना कर रहे हैं और इन दोनों में इक्वल की कंडीशन लाते हैं। इक्वल की कंडीशन तब होगी जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा। तो अपन कह सकते हैं ज्ञात परिवर्ती ईएमएफ की तुलना या विभवांतर की तुलना आप अज्ञात अपरिवर्ती से कर रहे हो। ज्ञात परिवर्ती की तुलना अज्ञात से कर रहे हो और करते हुए आप जीरो डिफ्लेक्शन ला रहे हो, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और तभी आप क्या ज्ञात कर पाओगे? अज्ञात। जब अज्ञात ज्ञात के बराबर हो जाएगा तो वो अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो ये विभव मापी का सिद्धांत हो जाता है। सिंपल से वर्ड है क्या? ज्ञात परिवर्ती विभवांतर या ईएमएफ की तुलना अज्ञात से करके अपन अज्ञात को ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा, शून्य विक्षेप के द्वारा। और जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, ज्ञात अज्ञात के बराबर हो जाता है, मतलब अपने को अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। ये आई वो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब इस सर्किट में ये चीज़ कैसे है तो वो भी आप समझ सकते हैं। अगर मान लो मैं सी से पहले लूँगा तो वी ए सी कम होगा और सी से आगे लूँगा तो वी ए सी का मान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अपने को कहाँ लाना है? इक्वल टू कंडीशन में लाना है। जैसे अपन इक्वल टू कंडीशन गेन करेंगे तो अपन कह पाएंगे कि वी ए सी बराबर ई, और वी ए सी पहले से ही एक्सेल है तो इस हिसाब से अपने इसको एक्सेल कह दिया। सपोज दैट मैं इसको एक बार और आपको प्रैक्टिकल वाइज, जैसे यहाँ सर्किट में मैं समझा देता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं अपन इसको। ये तो आपका प्राइमरी सर्किट हो जाता है कंप्लीट। अब अपने को इस सेल का ईएमएफ या यहाँ कोई विभवांतर है जो आपको ज्ञात करना रहेगा। ये है, ठीक है। अब ये मान लीजिए सी संतुलन बिंदु होगा जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अपन यदि इससे पहले की बात करें, जैसे मान लो यहाँ से मैं शुरू करूँगा तो वी ए सी जीरो है, फिर वी ए सी का मान एल के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए इससे पहले की अगर अपन कोई स्थिति देखते हैं, इससे पहले की स्थिति अपन देख रहे हैं, ये आपके गैल्वेनोमीटर हो जाता है। ये तो जीरो डिफ्लेक्शन एक्सेल के कंडीशन में। अगर इससे पहले की सिचुएशन अपन देखें यहाँ या यहाँ की, इसके बाद की, तो अपन ये कहेंगे यहाँ पे सी डैश कह दिया मैंने, यहाँ सी डबल डैश और ये सी हो जाता है। तो इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की क्या सिचुएशन होगी, इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की क्या सिचुएशन होगी? तो आप देखें जीरो डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किधर आएगा? देखो वी ए सी डैश में कह रहा हूँ, तो ए सी डैश में मैंने ये मान लिया एक्स, एल डैश लेंथ मान लिया आपने कोई एल डैश, ये और ये लेंथ आपने कोई एल मान ली और ये एल डबल डैश मान लिया आपने। तो ऐसे में अपन ये कह रहे हैं वी ए सी डैश इजिकल्स एक्सएल डैश। और अब यहाँ पे जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ जो है या वी ए सी की मैं बात कर लूँ जिसके ये बराबर होने वाला है, ये है एक्सएल और वी ए सी डबल डैश आपके हो गया एक्स एल डबल डैश। अब ये तीन कंडीशन है, तो इन तीनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की सिचुएशन क्या है? तो देखो गैल्वेनोमीटर की सिचुएशन ये हो जाएगी,
जैसे इसमें मैं गैल्वेनोमीटर में देखूँ डिफ्लेक्शन की तरह, इसमें तो जीरो डिफ्लेक्शन आना ही है। यहाँ मैं कह देता हूँ, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। हाँ, मैं बात कर रहा था यहाँ पे वी ए सी डैश इज एक्सएल डैश। अब अपने को ये पता है एल डैश इज लेस देन एल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वी ए सी डैश क्या होगा, छोटा होगा। किससे, इस अज्ञात ईएमएफ से। इसमें अपन इसके बराबर कह देंगे और इसमें अपन कहेंगे ईएमएफ। देखो वी ए सी डबल डैश, यहाँ पे अपन सीधा देख रहे हैं ना, एल डैश इज लेस देन एल एंड एल डबल डैश इज ग्रेटर देन एल, ये सीन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सएल डैश ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, और इसके ये बराबर है, तो इसका मतलब एक्सएल डैश ये हुआ और एक्सएल डैश से ये क्या है, छोटा है, ईएमएफ बड़ा है, और इस कंडीशन में बराबर है, इस कंडीशन में ये छोटा पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कहेंगे यहाँ पे आपको जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इनमें आपको लेफ़्ट या राइट डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। आप देखो लेफ़्ट या राइट कैसे मिलेगा, तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए जब सी डैश की सिचुएशन है, तो सी डैश की सिचुएशन है तो बड़ा कौन है, ईएमएफ, तो करंट तो ऐसे चलेगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा, तो धारा की दिशा इस केस में इस तरीके से आएगी। पहला ये जो केस है इसमें धारा की दिशा ये रहेगी, ये यहाँ से होते हुए ये ऐसी, तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा ये। लेकिन अगर आपने जीरो डिफ्लेक्शन कहा तो वो तो जीरो वाला हो गया। अब ज़्यादा वाले में इस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में वी ए सी ज़्यादा है तो करंट फ्लो ऐसे हो जाएगा विपरीत डायरेक्शन में, ये इसमें। तो यहाँ पे अपन कहेंगे राइट साइड ये डिफ्लेक्शन आ जाएंगे, पर्टिकुलरली तीनों के सेज के लिए। तो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। अपने को ये वाली स्थिति चुननी है, जीरो डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, शून्य विक्षेप। तो ये आपके विभव मापी का सिद्धांत होता है कि आप अज्ञात ईएमएफ इससे कैसे ज्ञात कर पाएंगे।